हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रहने वाले हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फॉर टीजीटी इंग्लिश एस्पिरेंट्स। और ये बेसिकली DSSB TGT एस्पिरेंट्स एंड UP TGT एस्पिरेंट्स के लिए है, बिकॉज इनमें सिर्फ हम 4 ही राइटर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि रहेंगे वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, Shakespeare and John Galsworthy. So basically we have these 4 important writers. ये 4 important writers है for TGT aspirants, TGT English aspirants. So without wasting any time, let's get started with the questions. First question, and this question is very important. When did Wordsworth become poet laureate? पोएट लॉरिएट इज़ द नेशनल पोएट, ठीक है। तो नेशनल पोएट ब्रिटेन के वर्ड्सवर्थ कब बने थे? ए ऑप्शन 1668, 1843, 1850 या फिर 1865। द आंसर इज B1, 1843। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये घुमा फिरा के पूछते हैं, ठीक है। तो जो ए ऑप्शन है 1668, ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है। क्यों? क्योंकि इस डेट पे ड्राइडन, जो जॉन ड्राइडन थे, वो बने थे पोएट लॉरिएट एंड ही वाज द फर्स्ट अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट। तो कई बारी पीजीटी में ऐसे भी क्वेश्चन आता है और टीजीटी में भी आ जाता है। ऑल्दो टीजीटी का ये नहीं है टॉपिक, बट जॉन ड्राइडन के बारे में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट हमारे पोएट लॉरिएट कौन बने थे ब्रिटेन के? इट इज़ ड्राइडन। और कौन से ईयर में? 1668। अब वर्ड्सवर्थ कब बने थे? 1843 पे, ठीक है। और 1843 के बाद कौन बने थे? लॉर्ड टेनिसन 1850 पे। तो हमें पता है वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई है 1850 में, और जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद बने थे लॉर्ड टेनिसन, ठीक है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो ये तीनों डेट्स हमें ज़रूर याद रखनी है, स्पेशली फॉर पीजीटी एस्पिरेंट्स जो पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें तो ये बिल्कुल डेट्स अच्छे से याद होनी चाहिए, तीनों की, पोएट लॉरिएट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेल्यूड इज, जो विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत रिनाउंड, मतलब बहुत जानी मानी पोएम है प्रेल्यूड, उसकी फर्स्ट लाइन क्या है? ओ देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज। नेक्स्ट, आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड। नेक्स्ट, dust as we are, the immortal spirit grows like harmony in music. या फिर fourth point, deep part, my heart aches. So the correct answer is, oh there is blessing in this gentle breeze. ये क्वेश्चन भी 2 बारी टीजीटी के प्रीवियस पेपर्स में पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रिल्यूड एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है वर्ड्सवर्थ की, और उसकी फर्स्ट लाइन हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। एंड नॉट ओनली द फर्स्ट लाइन, बट जो प्रिल्यूड की इम्पॉर्टेंट कोटेशंस है वो भी हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। अब हम प्रिल्यूड, जो इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, उसके कुछ फैक्ट्स के बारे में, इस वर्क के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। सो प्रिल्यूड इनकी एक बहुत ही लॉन्ग पोएम है। ये कब पब्लिश हुई थी? इट वॉज पब्लिश्ड इन 1850। येस, वी नीड टू रिमेंबर द डेट। हमें इस पोएम की, इस वर्क की डेट बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1850। वो एक क्या है? जो प्रिल्यूड है वो है एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। जो वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफी है उसी का नाम है द प्रिल्यूड, जो कि एक पोएम फॉर्म में है। और ये कितने बुक्स में लिखी गई है? 14 बुक्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेट। इसका जॉनरा क्या है? ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ठीक है। और कितनी पोएम्स, कितनी बुक्स में है? 14 बुक्स में। नेक्स्ट, ये किसको उन्होंने एड्रेस करी है? अपने फ्रेंड सैम्यूल टेलर कॉलरिज को, जिसको ST कॉलरिज भी हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट लाइन ऑफ प्रिल्यूड अभी हमने डिस्कस किया, ओ देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज। अब इसकी 2 बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशंस है जो कि रिपीटेडली 1 से 2 या 2 से 3 बार एग्जाम्स में पूछी गई है। तो अब हम ये देख लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट कोटेशन, ब्लिस वॉज इट दैट डॉन टू बी अ लाइफ बट टू यंग वॉज वेरी हेवन। तो ये इन्होंने कोटेशन दे रखी है और पूछा है कि ये कौन से वर्क से है।
तो हमें पता होना चाहिए ये प्रिल्यूड से है, और मैंने यहाँ पे बुक भी मेंशन करी है, इट इज़ टेकन फ्रॉम बुक 11। क्या पता इस बारी बुक पूछ ले कि कौन से बुक की है ये कोटेशन। नेक्स्ट कोटेशन ये भी एग्जाम में पहले पूछी गई है, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखते हैं क्या है। डस्ट एज वी आर द इमॉर्टल स्पिरिट ग्रोज लाइक हार्मनी इन म्यूजिक। और ये कौन सी बुक से ली गई है? ये ली गई है प्रिल्यूड की बुक 1 से। सो ये जो स्लाइड है इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी एक स्लाइड से आप मानकर चलो आपके 4 से 5 क्वेश्चंस बन रहे हैं। और अगर वर्ड्सवर्थ के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है एवरी ईयर 1 से 2 क्वेश्चन इस स्लाइड से भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि प्रिल्यूड इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। प्रिल्यूड से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स केम इन। जो लिरिकल बैलेड्स वर्ड्सवर्थ का अगेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, उसमें प्रीफेस कौन से ईयर में ऐड होकर आया था? 1798, 1802, 1800 या फिर 1799। सो द आंसर इज द सी पार्ट, दैट इज 1800। चलिए अब हम लिरिकल बैलेड्स के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। और ये स्लाइड बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर मैं बोलूँ तो इसमें से आपको पूछे जाते हैं, तो इसका आप ज़रूर स्क्रीनशॉट लेना। लिरिकल बैलेड्स कितने एडिशन में आया था? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, लिरिकल बैलेड आया था 4 एडिशंस में, ठीक है। सबसे पहले कब पब्लिश्ड हुआ? फर्स्ट पॉइंट देखिए, इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1798। फर्स्ट एडिशन 1798 में आया था, ठीक है। और कैसे आया था? विदाउट ऑथर्स नेम। तो क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में कि लिरिकल बैलेड्स फर्स्ट पब्लिश कब हुआ? 1798, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन सा ऐसा एडिशन था जिसमें ऑथर का नाम नहीं दिया था? तो वो भी हमें पता होना चाहिए, इट वॉज द फर्स्ट एडिशन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिरिकल बैलेड्स का सेकंड एडिशन कब आया था? ये क्वेश्चन 1800 वाला बहुत पूछा जाता है, सेकंड एडिशन वाला आई मीन, कि जो लिरिकल बैलेड्स का सेकंड एडिशन है वो कब आया था? वो आया था 1800 में विद प्रीफेस एंड ऑथर्स नेम इन इट। तो ये देखो, ये एक ही क्वेश्चन कैसे 3 बार पूछा गया है पहले कि सेकंड एडिशन कब आया? 1800। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इस वे में पूछा जाता है दैट व्हेन डिड लिरिकल बैलेड पब्लिश विद इट्स प्रीफेस, मतलब कि प्रीफेस के साथ लिरिकल बैलेड कब पब्लिश हुआ? सो इट वॉज पब्लिश्ड इन 1800। और ऐसे भी पूछा गया एक बारी कि विद ऑथर्स नेम कब पब्लिश हुआ? अगेन 1800, ठीक है। थर्ड और फोर्थ एडिशन के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बट हमें इनकी भी डेट्स पता होनी चाहिए। थर्ड एडिशन कब आया था? 1802 में विद अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन। पोएटिक डिक्शन के बारे में इन्होंने रिवोल्ट किया था, अगेंस्ट लिखा था, तो वो किस एडिशन में लिखा था? थर्ड एडिशन में आया था अपेंडिक्स के तौर पे। और फोर्थ एडिशन कब पब्लिश हुआ? 1805 में। तो लिरिकल बैलेड्स के चारों एडिशन की डेट हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक एज एंड डेथ ऑफ क्लासिकल एज। इस चीज़ का, इस लाइन का ये मतलब है कि जब लिरिकल बैलेड आया तो वो रोमांटिक एज का बिगिनिंग था, मतलब लिरिकल बैलेड के पब्लिश होते ही हमारी रोमांटिक एज शुरू हो गई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे भी कि रोमांटिक एज कौन से ईयर में पब्लिश हुई? तो लिरिकल बैलेड कब फर्स्ट पब्लिश हुआ था? 1798 में, ठीक है। तो 1798 में ही हमारी रोमांटिक एज स्टार्ट हुई थी। और डेथ किसकी हुई थी? क्लासिकल एज की। इसका ये मतलब है कि रोमांटिक एज से पहले कौन सी एज थी? क्लासिकल एज। जैसे ही लिरिकल बैलेड्स आए, पब्लिश हुए, क्लासिक एज खत्म हो गई 1798 में और रोमांटिक एज आ गई। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिरिकल बैलेड्स में कितनी टोटल पोएम्स है? 23 पोएम्स, जिसमें से 19 पोएम्स लिखी है वर्ड्सवर्थ ने और 4 पोएम्स लिखी है एस टी कॉलरिज ने।
और हमें फर्स्ट और लास्ट पोएम का नाम पता होना चाहिए। फर्स्ट पोएम कौन सी है? बहुत ही जानी मानी इम्पॉर्टेंट पोएम है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। किसके द्वारा लिखी गई है? कॉलरिज के। लास्ट पोएम कौन सी है? टिंटन एबे। ये किसने लिखी है? वर्ड्सवर्थ ने। एक एक पॉइंट से हर साल क्वेश्चन आया है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर लीजिएगा और इन चीज़ों को आप ज़रूर याद भी रखिएगा। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अ वेरी बेसिक वन, व्हेन वाज विलियम शेक्सपियर बॉर्न? विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? 1574, 1564, 1608 या फिर 1616? So the answer is 1564 and to be more precise he was born on 23rd April. So ये क्वेश्चन पहले TGT एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये बेसिक है बट हमें ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि विलियम शेक्सपियर का जन्म और उनकी मृत्यु कब हुई थी। सो हमें बर्थ डेट तो पता चल गई कि इट इज़ 1564 और उनकी डेथ कब हुई थी? 1616 में। सो हमें ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है अबाउट William Shakespeare. First question, and this question is very important. When did Wordsworth become poet laureate? Poet laureate is the national poet. ठीक है, तो national poet ब्रिटेन के वर्ड्सवर्थ कब बने थे? A ऑप्शन 1668, 1843, 1850 या फिर 1865? The answer is B1 1843। अब ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये घुमा फिरा के पूछते हैं, ठीक है। तो जो ए ऑप्शन है 1668, ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है। क्यों? क्योंकि इस डेट पे ड्राइडन, जो जॉन ड्राइडन थे, वो बने थे पोएट लॉरिएट एंड ही वॉज द फर्स्ट अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट। तो कई बारी पीजीटी में ऐसे भी क्वेश्चन आता है और टीजीटी में भी आ जाता है, ऑल्दो टीजीटी का ये नहीं है टॉपिक, बट जॉन ड्राइडन के बारे में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट हमारे पोएट लॉरिएट कौन बने थे ब्रिटेन के? इट इज़ ड्राइडन। और कौन से ईयर में? 1668। अब वर्ड्सवर्थ कब बने थे? 1843 पे, ठीक है। और 1843 के बाद कौन बने थे? लॉर्ड टेनिसन 1850 पे। तो हमें पता है वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई है 1850 में, और जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद बने थे लॉर्ड टेनिसन, ठीक है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो ये तीनों डेट्स हमें ज़रूर याद रखनी है, स्पेशली फॉर पीजीटी एस्पिरेंट्स जो पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो ये बिल्कुल डेट्स अच्छे से याद होनी चाहिए, तीनों की पोएट लॉरिएट्स की। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिरिकल बैलेड्स में कितनी टोटल पोएम्स है? 23 पोएम्स, जिसमें से 19 पोएम्स लिखी है वर्ड्सवर्थ ने और 4 पोएम्स लिखी है एस.टी. कॉलरिज ने। और हमें फर्स्ट और लास्ट पोएम का नाम पता होना चाहिए। फर्स्ट पोएम कौन सी है? बहुत ही जानी मानी इम्पॉर्टेंट पोएम है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। किसके द्वारा लिखी गई है? कॉलरिज के। लास्ट पोएम कौन सी है? टिंटन एबे। ये किसने लिखी है? वर्ड्सवर्थ ने। एक एक पॉइंट से हर साल क्वेश्चन आया है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर लीजिएगा और इन चीज़ों को आप ज़रूर याद भी रखिएगा। In 1609, a collection of Shakespeare's sonnet was published by 1609 में शेक्सपियर का सोनेट, जितने भी उन्होंने सोनेट्स लिखे थे, अभी हमने डिस्कस किया है कितने लिखे थे, 154, वो उन्होंने खुद नहीं पब्लिश करे थे, वो किसने पब्लिश करे थे? दैट इज़ थॉमस थॉर्प। सो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बहुत बार पूछा जा चुका है। तो हमें पहली बात तो हमें सोनेट कब उनके पब्लिश हुए थे वो डेट याद रहनी चाहिए, एंड द डेट इज 1609 में, और किसने पब्लिश किए थे? थॉमस थॉर्प ने करे थे। सो 2 क्वेश्चंस वी हैव गॉट फ्रॉम दिस स्लाइड, कब पब्लिश हुए थे और किसने करे थे। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, फॉर देयर इज नथिंग ईदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, हु सेज दीज लाइन्स? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन्स है, ये पेपर में आ चुकी है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कौन से प्ले से ली गई है या फिर ये लाइन्स किसने बोली हैं? ओथेलो, किंग लियर, क्वीन गर्ट्यूड या फिर हैमलेट? ये लाइन्स
हैमलेट ने बोली हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं। सो द आंसर इज़ डी पार्ट, हैमलेट। और इन लाइंस का मतलब है कि कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, हमारी थिंकिंग, हमारा नज़रिया चीज़ों को देखने का है जो वो उसे अच्छा और बुरा बनाता है। ठीक है, सो ये लाइंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हैमलेट ने बोली है हैमलेट प्ले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज मिल्टन बॉर्न? मिल्टन का जन्म कौन से ईयर में हुआ था वो हमें बताना है। 1608, 1516, 1564 या फिर 1770। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज 1608। 1608 में जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था। Which work of Milton is an address to Parliament for freedom of press? मिल्टन का ऐसा कौन सा वर्क है जो कि एड्रेस करता है पार्लियामेंट फॉर फ्रीडम ऑफ द प्रेस? अब ज़रूरी नहीं है फ्रीडम ऑफ द प्रेस ही आपको दिखे, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। सो ऐसा कौन सा काम है मिल्टन का? कॉमस, लिसीडियस, एरोपजेटिका या फिर द डिफेंसियो? सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा एरोपजेटिका, जो कि एक प्रोज वर्क है। और बेसिकली इसके अंदर उन्होंने क्या एड्रेस किया है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्स मिल्टन अ करप्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? अ करप्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज मिल्टन को किसने कहा है? उस राइटर का हमें नाम बताना है। बायरन, कीट्स, टेनिसन या फिर शेली? सो जो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज कीट्स। कीट्स ने मिल्टन को बोला है अ करप्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जुलाई 1639 मिल्टन रोट एन एलिजी इन लैटिन। उस एलिजी का नाम है एपिथीफियम डेमोनिस फॉर हिज चाइल्डहुड फ्रेंड। सो बेसिकली हमें बताना है, एक एलिजी लिखी थी मिल्टन ने 1639 में, एपिथेफियम डेमोनिस। ये अपने कौन से बचपन के फ्रेंड के लिए एलिजी लिखी है? एडवर्ड किंग, थॉमस यंग, किंग चार्ल्स या फिर चार्ल्स दियोती? सो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा चार्ल्स दियोती। आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है या फिर वैल्यूएबल लग रही है आपको अपने एग्जाम के लिए, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करिएगा। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसके क्वेश्चंस या फिर ये वीडियो कैसी लगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉटन पीरियड ऑफ मिल्टन इज? मिल्टन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड है जिसके अंदर उन्होंने अपनी बहुत ही फेमस पोएम्स या फिर बहुत ही फेमस वर्क लिखा है, और उस पीरियड का नाम है हॉटन पीरियड। सो हॉटन पीरियड मिल्टन का कौन सा है? 1629, 1640, 1640 to 1663, 1660 to 1694 या फिर 1666 to 1685? सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज 1629 to 1640। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है मिल्टन की लाइफ का, और इसे हम क्या कहते हैं? हॉटन पीरियड। एल एल्गेरो, एल पेंसेरोसो, ये इसी पीरियड में मिल्टन ने लिखी है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स उन्होंने इसी पीरियड में लिखे हैं अपने। सो बेसिकली मिल्टन के 3 बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड्स हैं उनकी लाइफ में। सबसे पहले हॉटन पीरियड 1629 to 1640। नेक्स्ट है पॉलिटिकल वर्क्स एंड प्रोज, जो उन्होंने पॉलिटिकल वर्क लिखे हैं या फिर जो उन्होंने पॉलिटिकल प्रोज लिखे हैं, जैसे कि एरोपजेटिका हो गया, तो ये उन्होंने लिखा है 1640 to 1663 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, वेयर डज दिस लाइन अपीयर? जो ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, ये कौन सी पोएम में लाइन बोली गई है? ओ टू लामिया, टू ल्यूसी, टू मेलानकोली या फिर ओ टू ड्यूटी? सो द आंसर इज द डी पार्ट, ओ टू ड्यूटी। ये लाइन 2 बार ही पूछी गई है पहले एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में। तो स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, ओ टू ड्यूटी पोएम है, वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, उस पोएम में से लाइन ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Michael is a pastoral poem that presents the pathetic life of a shepherd Michael. What is the name of his son?
जो पोयम माइकल है वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी हुई, ये क्या दर्शाती है? एक आदमी है माइकल, काफ़ी बूढ़ा है, उसकी बहुत ही बुरी लाइफ है, पैथेटिक लाइफ है। उसके बेटे का क्या नाम होता है इस पोएम में? ड्यूक, माइकल जूनियर, ल्यूक या फिर नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, ल्यूक। ल्यूक इसमें लंदन चला जाता है अपने फादर को छोड़ के, और इसके फादर अपने बेटे की वेट करते करते उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन क्या है कि माइकल के बेटे का क्या नाम है? वो है ल्यूक। ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज जॉन गॉल्सवर्दी बॉर्न? जॉन गॉल्सवर्दी का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1867, 23 अप्रैल 1564, 7 अप्रैल 1770 या फिर 14 अगस्त 1867। सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज 14 अगस्त 1867। ठीक है, इस दिन किसका बर्थडे होता है? जॉन गॉल्सवर्दी का। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, म्यूट सीन एंड ट्रायल सीन अकर इन विच नॉवल ऑफ गॉल्सवर्दी? ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी का। म्यूट सीन और ट्रायल सीन गॉल्सवर्दी के कौन से नॉवल में देखा जाता है? सो सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइफ, जस्टिस या फिर लॉयल्टीज। जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर ऑप्शन सी, दैट इज जस्टिस। जस्टिस भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, इसका आपको ईयर पता होना चाहिए। जस्टिस के कैरेक्टर्स के बारे में भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। सो जो इनके इम्पॉर्टेंट 3-4 इनके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं, उनका आपका बेसिकली आपको समरी या स्टोरी बैकग्राउंड पता होना चाहिए, प्लॉट पता होना चाहिए, और उनकी मेन प्रोटैगनिस्ट और कैरेक्टर्स के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। सो जस्टिस उनमें से एक ऐसा प्ले है जिसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए इस प्ले के बारे में अच्छे से। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, गॉल्सवर्दी को फाउंडेड विच इंटरनेशनल राइटर्स ऑर्गेनाइजेशन? ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन कि गॉल्सवर्दी ने एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड करी थी राइटर्स के लिए। ठीक है, तो उसका हमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है। लिटरेरी विट्स, राइटर्स क्लब, IAF या फिर PEN पेन। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज PEN पेन। सो ये इन्होंने इंटरनेशनल राइटर्स ऑर्गेनाइजेशन को फाउंडेड करी थी। नेम द प्ले दैट डिपिक्ट्स इंडस्ट्रियल रिलेशंस। अब हमें इनका एक ऐसा प्ले का नाम बताना है जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात कर रखी है जॉन गॉल्सवर्दी ने। सो हमारे को 4 ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज स्ट्राइफ। स्ट्राइफ इनका एक ऐसा नॉवल है जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में गॉल्सवर्दी ने बात करी है। और गॉल्सवर्दी कैसे प्लेस लिखते थे? ये लिखते थे प्रॉब्लम प्लेस। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि प्रॉब्लम प्लेस कौन लिखता था। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो जो आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है वो होगा जॉन गॉल्सवर्दी का। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रही है, पसंद आ रही है, सो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ऐसे ही मैं और वीडियोस के साथ आती रहूँ प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, कि आपकी बहुत अच्छे से हेल्प हो सके जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मोर ओवर इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक करिएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट इन द नॉवल द मैन ऑफ प्रॉपर्टी? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी का प्रोटैगनिस्ट कौन है? सैम, सोम्स, एन या फिर आर्थर? सो ये भी प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन लिया गया है। मैन ऑफ प्रॉपर्टी का जो प्रोटैगनिस्ट है वो है सोम्स। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द बी ऑप्शन।